जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि कोई भी एक रिजिड बॉडी अगर रोटेशन और ट्रांजैक्शन दोनों मोशन एक साथ करे। ट्रांजैक्शन मोशन का मतलब क्या है कि किसी सीधी रेखा के अंदर मोशन करे, और रोटेशन मोशन का क्या मतलब है, किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन करे। ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें दोनों तरह के मोशन हो, तो किस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती है, और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमें किस तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बनानी है। इन सब के बारे में हम आज वीडियो में सीखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो नीट है और आईआईटी के जो एग्जाम है उसमें किस तरह की प्रॉब्लम है वो पूछी गई है प्रीवियस ईयर के अंदर। उन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या बनेगी। तो हमारे पास में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर जब जब हम कोई दो फोर्स F1 और F2 अप्लाई करते हैं, तो इस फोर्स की वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजेक्शनल और रोटेशनल दोनों तरह के मोशन है वो दिखा रहा है। हम जानते हैं कि ट्रांजैक्शन मोशन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो किसके बराबर होता है, उस ऑब्जेक्ट के मास और उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स है वो कितना अप्लाई हो रहा है, तो टोटल फोर्स अपना यहाँ हो रहा है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है। वेक्टर फॉर्म में मैं इसलिए यहाँ ले रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन कौन सी है वो हमें पता नहीं है। हो सकता है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो अपना F नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें वेक्टर फॉर्म में लेना है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारा एम ए सी एम, और वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो हमारा ट्रांजेक्शनल मोशन के लिए हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी ये। ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है किस एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, आप कहोगे सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन यहाँ आएगा एसीएम। ठीक है। अब बात करें रोटेशन मोशन के लिए, तो रोटेशन मोशन के लिए क्या होगा कि F1 और F2 फोर्स की वजह से यहाँ एक टॉर्क लगेगा। और टॉर्क क्या रहेगा, देखिए हमारा F1 फोर्स है वो इधर वाली डायरेक्शन के अंदर अप्लाई है, और रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कौन सी है, आप कहोगे ये वाली, जिसे मैं क्या बोलता हूँ R1 बोल देते हैं। इसी प्रकार से अपना F2 है वो कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, आप कहोगे F2 है वो अपना इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, आप कहोगे ये वाली। ठीक है। तो F1 फोर्स की वजह से टॉर्क कितना लग रहा है, आप कहोगे टॉर्क 1, और F2 फोर्स की वजह से टॉर्क कितना लग रहा है, आप कहोगे टॉर्क 2। ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो टॉर्क नेट लग रहा है वो किसके बराबर होगा, हमारे इस ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और इसका एंगुलर एक्सीलरेशन एल्फा के बराबर होगा। यहाँ टॉर्क 1 और टॉर्क 2 की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आप कहेंगे F1 फोर्स है वो लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, और अपना R1 है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है। तो R से F की तरफ जब हम अपनी फिंगर्स को लेके जाएंगे तो वो अपने को टॉर्क की डायरेक्शन दिखाएगी, और टॉर्क कौन सा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर इनसाइड होगा। इसी प्रकार से F2 फोर्स के लिए देखें तो यहाँ पर R जा रहा है इस डायरेक्शन में, F जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो टॉर्क है, टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। तो टॉर्क 2 है वो तो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, और टॉर्क 1 है वो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इनमें से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी अपना जो रिजिड बॉडी है उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अपना F1 R1 की वैल्यू ज़्यादा है या F2 R2 की वैल्यू ज़्यादा है। तो टॉर्क 1 माइनस ऑफ टॉर्क 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपना आई एल्फा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क नेट है वो अपना बराबर होता है आई एल्फा की। ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर कोई भी होगा दिक्कत तो हम यहाँ नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है। तो ये अपना रोटेशन मोशन के लिए इक्वेशन बन जाएगी। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रोटेशन प्लस ट्रांजेक्शन मोशन कर रहा है, यानी कि उसका सेंटर ऑफ मास वो किसी ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, जबकि किसी एल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ रोटेट कर रहा है, तो उसके लिए हमें ये दो इक्वेशन बनाकर प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपके डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो पाए। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई एक रोड है जिसका मास है m और उस रोड की लेंथ है l। जब इस रोड के किनारे पर हम एक F फोर्स है वो अप्लाई करते हैं, तो इस F फोर्स की वजह से क्या होगा, हमारा जो ये रोड है आगे की तरफ रोटेशन प्लस ट्रांजेक्शन मोशन करती है। तो हमें इस रोड का जो एंगुलर एक्सीलरेशन और जो अपना सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन है वो हमें फाइंड करना है, कितना होगा। तो किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले देखते हैं इसके ट्रांजेक्शनल मोशन के लिए। तो ट्रांजेक्शनल मोशन के लिए आप बताइए जरा, इस पर टोटल अप्लाइड फोर्स कितना है, आप कहोगे F फोर्स अप्लाई है। ठीक है ना। और इस रोड का मास कितना है, आप कहोगे m है, और इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना है, आप कहोगे ACM है। ठीक है। अब F नेट तो F ही अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे ये बराबर आ जाएगा F/m के। ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं इसके रोटेशनल मोशन के लिए। तो रोटेशनल मोशन के लिए क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन के लिए जरा बताइए इसका टॉर्क क्या है। तो टॉर्क के लिए हम देखेंगे इसके सेंटर ऑफ मास से दूरी कितनी है। तो रोड के लिए सेंटर ऑफ मास होता है L/2 दूरी के ऊपर, यानी बिल्कुल रोड के मिडल के अंदर होता है ना। तो यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा वो किसके बराबर होगा,
टॉर्क बराबर होगा अपना अप्लाइड फोर्स और उससे परपेंडिकुलर दूरी। तो अप्लाइड फोर्स है अपना एफ और परपेंडिकुलर दूरी है अपना L/2। तो टॉर्क है वो आई एल्फा के बराबर होता है ना अपना। तो आई एल्फा के बराबर ये अपना हो गया। अब इसको थोड़ा आगे और सोल्व करते हैं। तो अपना आई है यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रोड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अपना ml²/12 के बराबर होता है। साथ में आएगा एल्फा। ठीक है, बोथ साइड जो कटता है उसको काट देते हैं। तो ये गया अपना L से L, ये गया तो अपना या 6। तो फाइनली अपना क्या आ जाएगा, एल्फा की वैल्यू ये बराबर आ जाएगी 6F/ml। ओके, तो ये अपने पास में आ गया एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई एक रोड है जिसका मास है m और उस रोड की लेंथ है l। इस रोड को किसी घर्षणहीन सरफेस के ऊपर रखा गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस रोड को अपनी इस पोजीशन से हल्का सा आगे की तरफ विक्षेपित कर देते हैं। आगे की तरफ विक्षेपित का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको आगे की तरफ मूव करवा देते हैं। तो आगे की तरफ हल्का सा मूव करवाने की वजह से क्या होगा कि ये रोड है आगे की तरफ रोटेट हो जाएगी। और रोटेट क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसका पहले जो mg लग रहा था वो लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और ये जो रिएक्शन फोर्स था वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, परंतु इस रोड को हल्का सा विक्षेपित करेंगे तो विक्षेपित करने पर क्या होगा, mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर। ओके, और नॉर्मल फोर्स लगेगा इस कंडीशन में अपवर्ड इस डायरेक्शन में। थोड़ा सा ये रहा, ये हमारा लगेगा नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सीलरेशन है और इस रोड का जो एंगुलर एक्सीलरेशन है उनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करोगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, आप कहेंगे एक तो mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ मोशन है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शनल मोशन की। ट्रांजैक्शनल, तो देखिए यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ मूव कर रहा है। तो पहले सेंटर ऑफ मास रोड का था यहाँ पर और एंड में सेंटर ऑफ मास हो जाता है यहाँ पर। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास है उसका मोशन कहाँ हो रहा है, तो आप कहोगे सेंटर ऑफ मास का मोशन वाई डायरेक्शन में हो रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ हो रहा है ना। तो यहाँ पर कितने फोर्स लगेंगे ट्रांजेक्शन मोशन के लिए, आप कहोगे एक तो लग रहा है नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, एक mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे एफ नेट है वो किसके बराबर होगा, इस रोड का मास m और जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सीलरेशन acm। अब एफ नेट कौन सा लग रहा है, देखिए मोशन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पहले आएगा अपना mg माइनस n इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा macm। तो यहाँ से अपना जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन आ जाएगा अपना mg माइनस नॉर्मल फोर्स बाई m। तो ये तो आ गया अपना ट्रांजैक्शनल मोशन के लिए जो अपना एक्सीलरेशन। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन के लिए क्या होगा। तो रोटेशनल मोशन के लिए आप जरा पहले तो ये बताइए रोटेशन एक्सिस कौन सा है, तो रोटेशन एक्सिस अपना यहाँ। तो रोटेशन मोशन की कंडीशन में क्या होने वाला है जरा बताइए, हमारा जो ये रोड है रोड पर लगेगा mg डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में। ओके, और जो रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, आप कहोगे ये वाली है। देखिए सेंटर ऑफ मास से ये दूरी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे L/2 क्योंकि रोड की टोटल लेंथ है अपनी L। ठीक है ना, तो टॉर्क है हम जानते हैं किसके बराबर होता है, आप कहेंगे आई एल्फा के बराबर होता है। ओके, तो टॉर्क यहाँ कितना लग रहा है, mg फोर्स के द्वारा लग रहा है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आप कहेंगे L/2 है। ओके, यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी रोड का किसी एक किनारे के रिस्पेक्ट के अंदर, तो वो किसके बराबर होता है, हम जानते हैं ml²/3 के बराबर होता है। साथ में आएगा अपना एल्फा आएगा। बोथ साइड जो कटता है उसको हम काटते हैं, तो क्या क्या कटेगा, आप कहेंगे भाई m कट रहा है, यहाँ से l भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ अपने पास में क्या बचेगा, हमारे पास में 3g/2l ये आ गया एल्फा की। ठीक है, तो दोस्तों बड़े ही आसानी से हम जो एंगुलर एक्सीलरेशन है और जो अपना लीनियर एक्सीलरेशन है दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है। ठीक है, फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई एक सिलेंडर है जो किसी रस्सी के द्वारा किसी छत से लटका है। जब इस सिलेंडर को हम फ्री करते हैं तो यहाँ पर इस सिलेंडर का एक्सीलरेशन क्या होगा वो हमें बताना है। जबकि हमें दे रखा है कि इस सिलेंडर का जो मास है वो m है और इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो है r। ठीक है, इसी सिलेंडर को जब आप साइड से देखोगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि रस्सी है, रस्सी की वजह से सिलेंडर पर एक टेंशन फोर्स लग रहा है। वो टेंशन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। साथ में इस पर लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो यहाँ पर mg और टेंशन फोर्स की वजह से यहाँ पर एक टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क की वजह से हमारा जो सिलेंडर है वो रोटेशन करेगा। और कौन सी डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेशन करेगा। ठीक है, इसके अलावा mg फोर्स है उसकी वजह से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक इसका ट्रांजैक्शनल मोशन भी होगा।
होगा ना। तो पहले रोटेशन के लिए देखते हैं, फिर इसके ट्रांजैक्शन मोशन के लिए देखते हैं। तो रोटेशन मोशन के लिए हम जानते हैं कि सिलेंडर का जो टॉर्क है वो किसके बराबर होगा, इस सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और इसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन एल्फा के बराबर होगा। ठीक है, और इसका रोटेशन एक्सिस कौन सा है, आप कहोगे ये वाला जो एक्सिस है वो रोटेशन एक्सिस है। तो टॉर्क सबसे पहले mg के लिए देखें, तो mg की वजह से टॉर्क कितना होगा, तो आप कहेंगे कि भाई अप्लाइड फोर्स अपना mg और रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, परपेंडिकुलर दूरी तो जीरो है, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, आप कहोगे जीरो। अब हमारा जो टेंशन फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क कितना होगा, आप कहोगे कि अप्लाइड फोर्स है वो टी है और परपेंडिकुलर दूरी है ये वाली, जो कि इसकी रेडियस आर के बराबर है। तो नेट जो टॉर्क लगेगा वो किसके बराबर आ जाएगा, टी आर इक्वल्स टू आई अल्फा। अब किसी भी सिलेंडर का उसके रोटेशन एक्सिस से जो पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आप कहोगे एम आर स्क्वायर बाई टू और साथ में एल्फा आएगा। तो बोथ साइड जो करता है उसको काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में टू टी बाई एम आर ये आ गया इसका एंगुलर एक्सीलरेशन एल्फा के बराबर। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो ट्रांजेक्शनल मोशन है उसके बारे में। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन मोशन के अंदर जो एफ नेट लग रहा है वो किसके बराबर होता है, उस ऑब्जेक्ट का मास और उसके सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन के बराबर। तो यहाँ पर एफ नेट कितना लग रहा है, आप कहोगे mg लग रहा है, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो पहले हम mg लिखेंगे क्योंकि इसी डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन है। mg माइनस टी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ma के बराबर होगा। ऐसे टेंशन t की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे अपना एम आर एल्फा बाई टू। अब एल्फा आर वो किसके बराबर होगा, a के बराबर ही तो होगा ना, तो आप जानते हो। इस टी की वैल्यू जरा रखिए यहाँ पर, क्या आ जाएगा mg। अब इसको मैं बराबर के इधर वाली साइड ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा एम ए प्लस एम ए बाई टू। दोनों साइड से m है उसको कॉमन लेके काट देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टू यानी कि थ्री ए बाई टू। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी टू जी बाई थ्री, याद रहेगा आपको। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दो सिलेंडर दे रखे हैं, सिलेंडर ए एंड बी। दोनों सिलेंडर का जो मास है वो है m और उनकी रेडियस है r। ठीक है, जब हम इस सिलेंडर बी को फ्री छोड़ते हैं तो क्या होगा, हमारा जो सिलेंडर बी है वो रोटेशन रोटेशन प्लस ट्रांजेक्शन दोनों तरह के मोशन है वो करता है, जबकि हमारा जो सिलेंडर ए है वो सिर्फ रोटेशन मोशन करता है। एक कोई भी एक्सिस दे रखी है उसके अबाउट सिर्फ रोटेशन मोशन कर रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो सिलेंडर ए और बी है उनके एक्सीलरेशन क्या है वो हमें फाइंड करना है। और एक्सीलरेशन कौन कौन से फाइंड करने हैं, हमारा जो ए सिलेंडर है उसके लिए एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, जबकि हमारा जो सिलेंडर बी है उसके लिए एंगुलर एक्सीलरेशन तथा जो उसका सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सीलरेशन क्या है, दोनों ही हमें बतानी है। तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। दोस्तों जब इन सिलेंडर को हम साइड से देखें तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेशन मोशन के लिए। रोटेशन मोशन के लिए, तो रोटेशन मोशन कब होगा, जब सिलेंडर पर कोई एक फोर्स है उसकी वजह से एक टॉर्क लगेगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले ए सिलेंडर के लिए देखिए फोर्स कौन सा लग रहा है, आप कहोगे इस रस्सी में जो टेंशन फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ही तो ये रोटेट कर रहा है। तो टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आप कहेंगे रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। तो ये रोटेशन एक्सिस हो गया अपना ये वाला, और जो अप्लाइड फोर्स है उससे परपेंडिकुलर दूरी है ये वाली, जो किसके बराबर है, इस सिलेंडर के रेडियस के बराबर है। तो टॉर्क क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा अपना इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें आर पर अपनी फिंगर रखनी है और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में उसे घुमाना है। तो यहाँ पर ए सिलेंडर के लिए जो टॉर्क लगेगा, यही लिख देता हूँ मैं, जो ए सिलेंडर है उसके लिए टॉर्क है वो किसके बराबर होगा, अपना आई एल्फा। और यहाँ पर टॉर्क है वो बराबर होगा अप्लाइड फोर्स यानी कि टेंशन फोर्स टी के बराबर। और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ रोटेशन लग रहा है तो परपेंडिकुलर दूरी होगी अपनी इसकी रेडियस आर के बराबर, रेडियस आर के बराबर, तो ये हो गया आई एल्फा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी अपना एम आर स्क्वायर बाई टू। क्यों, क्योंकि एक्सिस है वो सिलेंडर के बिल्कुल मिडल से पास हो रहा है। और एल्फा, तो एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपना, देखिए जो कटता है उसको तो काटेंगे, तो अपना आ जाएगा टू टी अपॉन एम आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाले सिलेंडर के लिए बात करें तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, आप कहोगे टेंशन फोर्स वो तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, रोटेशन एक्सिस कौन सा है, ये वाला है। तो रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है अप्लाइड फोर्स के साथ, आप कहोगे ये वाली। तो यहाँ पर जो अपना बी सिलेंडर है उसके लिए टॉर्क है उसकी वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे आई अल्फा के बराबर आएगी। इसके अलावा क्या कोई और फोर्स लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है, हमारा जो बी सिलेंडर है उस पर लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, परंतु इस mg की वजह से क्या कोई टॉर्क होगा, नहीं होगा, क्योंकि mg है वो इस सिलेंडर पर नीचे की तरफ ही तो लग रहा है रोटेशन एक्सिस से पास होते हुए। तो यहाँ पर mg की वजह से टॉर्क कितना लगेगा, mg की वजह से टॉर्क लगेगा जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर दूरी है वो अपनी है जीरो। ठीक है, तो सिर्फ और किसकी वजह से लगेगा, अपना इस टेंशन फोर्स की वजह से जो कि रस्सी में लग रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप कहोगे टेंशन फोर्स टी, और जो अप्लाइड फोर्स से परपेंडिकुलर दूरी किसके बराबर है, इस सिलेंडर की रेडियस आर के बराबर, तो ये बराबर आ जाएगा अपना आई एल्फा के बराबर। और यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, आप कहोगे एम आर स्क्वायर बाई टू। तो सेम यहाँ जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर आ जाएगा, आप कहोगे टू टी बाई एम आर।
अब बात करते हैं हमारा जो सिलेंडर बी है उसका ट्रांजैक्शनल एसिलेशन क्या होगा। तो इसको समझने के लिए जरा इस डायग्राम को फिर से समझिएगा। यहाँ पर हमारा जो सिलेंडर ए है उस पर जो चढ़ी हुई रस्सी है वो जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में किस एसिलेशन के साथ, एल्फा एसिलेशन के साथ, और जिसकी वैल्यू है 2t/mr। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो सिलेंडर बी है वो भी जा रहा है एल्फा एसिलेशन के साथ, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो रस्सी है किसी किसी भी एकांक समय के अंदर कितने नीचे की तरफ जा रही है, आप कहोगे कि 2 अल्फा है वो जा रही है ना? क्योंकि टोटल रस्सी है वो कितनी रिलीज हो रही है, ऊपर वाला सिलेंडर है वो अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ रिलीज कर रहा है, जबकि नीचे वाली रस्सी है वो भी सेम एक्सीलरेशन के साथ रिलीज कर रही है ना। तो यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन वो किसके बराबर होता है, आप कहेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन होता है, ए इक्वल्स टू अल्फा आर होता है ना। इसी प्रकार से बी सिलेंडर के लिए आप क्या कहोगे, ए इक्वल्स टू अल्फा आर होता है ना। इसको मैं A1 से डिनोट कर देता हूँ, इसको मैं A2 से डिनोट कर देता हूँ। तो आप क्या कहेंगे कि बी सिलेंडर है वो किस एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा, उसको मैं ACM से डिनोट करता हूँ। और ये ACM है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा ऊपर वाले सिलेंडर है उसकी वजह से कितना एक्सीलरेशन लग रहा है, आप कहोगे A1, नीचे वाले की वजह से कितना लग रहा है, आप कहोगे A2, तो दोनों के योग के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नेट जो एक्सीलरेशन लगेगा वो किसके बराबर होगा, 2 अल्फा आर के बराबर होगा। और अल्फा की वैल्यू इधर से रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे 2 और साथ में आ जाएगा 2t/mr और साथ में r आ जाएगा। तो यहाँ से जो कटेगा उसको हम काटेंगे तो यहाँ से अपना आ जाएगा 4t/m आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आ गया जो नीचे वाला है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर आपको टेंशन फोर्स के लिए भी पूछ रखा होता है कि रस्सी में टेंशन फोर्स कितना लग रहा है, तो आप क्या कहते हैं, ma/4 के बराबर लग रहा होता। इसी क्वेश्चन में एक चीज और आपको याद रखनी है, अगर क्या दिया होता कि यहाँ पर जो सिलेंडर जो वन है यानी कि जो ऊपर वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस है वो कैपिटल आर की जगह R1 दे दी जाती, इसका मास है वो M1 दे दिया जाता, नीचे वाला सिलेंडर उसकी रेडियस है वो R2 दे दी जाती और मास है वो M2 दे दिया जाता। तो उस कंडीशन में हमारे द्वारा यहाँ जो एंगुलर एक्सीलरेशन आ रहा है वो अलग अलग आता। क्या आता, यहाँ पर ऊपर वाला जो सिलेंडर है उसके लिए जो एक्सीलरेशन है उसको मैं अल्फा 1 से डिनोट करता हूँ और उसकी वैल्यू बराबर आती है 2t/m1r1। इसी प्रकार से अल्फा 2 है उसकी वैल्यू आती है 2t/m2r2। तो यहाँ पर जब हम बी सिलेंडर का टोटल एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर रहे होते तो यहाँ पर A1 प्लस A2 करते अपने, तो क्या आ जाता अपना, A1 प्लस A2 करते तो ACM है वो किसके बराबर आ जाता अपना, अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2, यही होता। तो यहाँ पर अल्फा 1 की वैल्यू रखते क्या था अपने पास में R1 और साथ में आ जाता 2t/m1r1 प्लस यहाँ क्या आ जाता 2t/m2r2 और साथ में R2, जो कटता है उसको हम काट देते। तो यहाँ से क्या आ जाता अपने पास 2t कॉमन आता और साथ में आ जाता m1 प्लस m2/m1m2। ठीक है, ये अपना सेंटर ऑफ मास का टोटल एक्सीलरेशन आ जाता। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें 3 सिलेंडर दे रखे हैं, सिलेंडर ए, बी एंड सी। सिलेंडर ए है उसका मास हमें दे रखा है कैपिटल एम और रेडियस इसकी है आर। सिलेंडर बी है उसका भी मास हमें दे रखा है कैपिटल एम और सिलेंडर जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। सिलेंडर सी है उसका मास हमें दे रखा है m/2 एंड उसकी रेडियस दे रखी है आर। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ मोशन है वो किस प्रकार का होता है। तो सिलेंडर ए है उस पर लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और टेंशन लग रहा है T1 अपवर्ड डायरेक्शन में। जबकि हमारा सिलेंडर सी है उस पर लग रहा है mg/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में और जो टेंशन फोर्स T2 है वो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसी प्रकार से हमारा जो सिलेंडर बी है उस पर लगेगा टेंशन फोर्स T2 एंड T1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो एक चीज़ आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर जो mg है यानी कि ए पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके कंपैरिजन में हमारा जो सी है, सी पर जो फोर्स लग रहा है वो कम है। ठीक है, क्योंकि mg है वो ज़्यादा है अपना mg/2 से। तो आप क्या देखेंगे कि रस्सी है, रस्सी अपना जो सिलेंडर बी है उसमें से स्लाइड होके इधर वाली साइड आ रही है। क्यों, क्योंकि ए वाला जो ब्लॉक है या सिलेंडर है उसका वेट ज़्यादा है। तो यहाँ हम तीनों सिलेंडर के लिए अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनके रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी। तो देखिए यहाँ पर सिलेंडर ए के लिए टॉर्क कौन कौन लगाएगा, आप कहेंगे mg और T1 दोनों लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, हम जानते हैं टॉर्क बराबर होता है अपना I अल्फा के। ठीक है, तो यहाँ T1 की वजह से टॉर्क क्या लगेगा, तो आप कहेंगे अप्लाइड फोर्स, और जो रोटेशन एक्सिस कौन सा है, ये वाला, उसे परपेंडिकुलर दूरी यानी कि इसकी रेडियस उसके बराबर होगा, प्लस mg के द्वारा कितना टॉर्क लग रहा है, तो हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स और रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी यानी कि 0, ये किसके बराबर होगा, I अल्फा के। अब किसी भी सिलेंडर के लिए
जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 और साथ में एंगुलर एक्सीलरेशन एल्फा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास फाइनली वैल्यू आ गई T1 R इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 और साथ में एल्फा। तो यहाँ R है, R को भी बोथ साइड है हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से T1 की वैल्यू अपने पास आ गई, जिसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपना जो सिलेंडर बी है उसके लिए। सिलेंडर बी के लिए क्या होगा, तो देखिए टॉर्क इक्वल्स टू आई एल्फा। अब देखिए यहाँ पर mg की वैल्यू mg/2 से ज़्यादा है, तो यानी कि जो टेंशन फोर्स T1 है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी T2 से, ज़्यादा होगी ना। तो ये अपना जो सिलेंडर बी है वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, आप देखोगे इधर वाली साइड। क्यों, क्योंकि T1 की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो ज़्यादा है T2 के कंपेरिजन में। तो टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होगी, T1 माइनस T2 अप्लाइड फोर्स, और जो रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, और रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, आर आर है। तो आप क्या कहेंगे, आर इक्वल्स टू क्या होगा, आई अल्फा। तो आई की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2 और अल्फा के बराबर। ठीक है, जो करता है उसको काटा, तो आपके पास में T1 माइनस T2 और साथ में क्या आ जाएगा अपना एम आर एल्फा बाई 2। ये हमारी आ गई इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हमारा जो सिलेंडर सी है उसके लिए। तो सिलेंडर सी के लिए क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर दो टॉर्क लगेंगे, एक तो T2 की वजह से, एक अपना mg/2 की वजह से। तो हम जानते हैं टॉर्क इक्वल्स टू होता है आई एल्फा के बराबर। तो T2 की वजह से टॉर्क यानी कि अप्लाइड फोर्स इन रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी जो कि r के बराबर है, ये आ गया, प्लस अपना mg/2 की वजह से टॉर्क कितना लगेगा, आप कहोगे 0, ये किसके बराबर आ जाएगा, आई एल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अपना एम आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर मास कितना है, m/2 है। तो ओवरऑल ये क्या करेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि m/2 है तो ये अपना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4 और साथ में आ जाएगा एल्फा। तो यहाँ से अपना आर को भी दोनों साइड कट करेंगे तो अपने पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी अपना एम आर एल्फा बाई 4। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 3, कोई दिक्कत। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि हमारा जो सिलेंडर ए बी सी, इन तीनों के लिए क्या एंगुलर एक्सीलरेशन है वो इक्वल होगा। क्या हमारा जो ए सिलेंडर है वो भी एल्फा एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, हमारा जो सिलेंडर बी है वो भी एल्फा एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, और जो अपना सी है वो भी एल्फा से आई। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, आप कहोगे ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए पर लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपना जो सी है उस पर लग रहा है mg/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर अलग अलग टॉर्क लग रहा है बी के लिए। तो एल्फा है वो तो अलग अलग होना चाहिए तीनों के लिए। तो इसलिए हम ए के लिए इसको मान लेते हैं एल्फा 1, बी के लिए एल्फा, और सी के लिए एल्फा 2 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इसे थोड़ा सा और, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे अपने, यहाँ पर ये एल्फा टू और एल्फा 2। तो ये हमारी इक्वेशन 1 2 एंड 3 आ गई। अब जरा बात करते हैं ट्रांजैक्शनल मोशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे तीनों सिलेंडर हैं। अब जरा देखिए सिलेंडर बी के लिए, क्या सिलेंडर बी में किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शनल मोशन हो रहा है, आप कहेंगे सिलेंडर बी के लिए कोई ट्रांजैक्शनल मोशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी ही नहीं, सिर्फ हमारा जो सिलेंडर ए और सी के लिए ही बनेगी, क्योंकि सिर्फ इसी में ट्रांजैक्शन मोशन हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो सिलेंडर ए और सी है उसमें दो तरह के एक्सीलरेशन बनेंगे। एक एक्सीलरेशन तो लगेगा यहाँ पर जो अपना टेंशन फोर्स T1 और T2 की वजह से जो यहाँ पर रोटेशन मोशन हो रहा है, उस रोटेशन मोशन की वजह से। ठीक है, रोटेशन मोशन की वजह से एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है, आप कहोगे एल्फा 1 और एल्फा 2। ठीक है, तो यहाँ पर इन एंगुलर एक्सीलरेशन की वजह से जो एक्सीलरेशन बन रहा है, यानी कि रोटेशन की वजह से जो ए में एक्सीलरेशन आ रहा है वो कौन सा है, आप कहेंगे A1 है, वो किसके बराबर है, एल्फा 1 आर के बराबर। इसी प्रकार से हमारा जो सिलेंडर सी है उसमें एक एक्सीलरेशन कौन सा आएगा, A2 इक्वल्स टू अपना एल्फा 2 आर के बराबर। ठीक है, और एक एक्सीलरेशन यहाँ पर आएगा इनके वेट की वजह से, और वो किसके बराबर होगा, देखिए इसको मैं समझाता हूँ आपका। आपने जब अपना थर्ड चैप्टर किया था न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन, उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पर जो अपनी एक जो पुली थी उसको हम फिक्स रखते थे, और उसके दोनों साइड जो अपना मास थे वो हम लटका देते थे। एक साइड अपना एम मास है और दूसरी साइड अपना था m/2। ठीक है, ये अपनों ने m/2 मास लटकाया। अब उस कंडीशन में क्या है, मास m है वो ज़्यादा है m/2 से, तो इस वजह से हमारा सिस्टम है वो इधर वाली डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। ठीक है, और किसी ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो m/2 है वो करेगा इस वाली डायरेक्शन के अंदर मूव, और किसी ए एक्सीलरेशन से करेगा करेगा ना। तो सिलेंडर ए है उसके ऊपर ए एक्सीलरेशन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि सिलेंडर सी है उस पर ए एक्सीलरेशन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एक चीज़ और देखी आपने, यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कि A1 है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, A1 लग रहा है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, इधर से रोटेट करके इधर आ रहा है। जबकि यहाँ सी के लिए देखोगे तो अपना A2 है वो तो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि ए लग रहा है अपना अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब हम ट्रांजेक्शनल मोशन के लिए इक्वेशन बनाएंगे
ट्रांजेक्शनल मोशन के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो हम जानते हैं कि भाई अपने द्वारा जो अप्लाइड जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू जो अपना सेंटर ऑफ मास है उसके एक्सीलरेशन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर एफ नेट कितना लग रहा है, तो सिलेंडर ए के लिए अगर हम देखें, सिलेंडर ए के लिए आप देखोगे तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, आप कहेंगे mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स T1 लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये किसके बराबर होगा, इसके मास m और इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका आइसोलेशन, और सेंटर ऑफ मास का आइसोलेशन किसके बराबर है, तो यहाँ पर दो आइसोलेशन लग रहे हैं a और a1 जो कि समान डायरेक्शन में है, तो इस वजह से आप क्या कहोगे a प्लस a1। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 4। इसी प्रकार से हम सिलेंडर सी के लिए देखें तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, सिलेंडर सी के लिए हमारा लग रहा है, देखिए देखिए अब ये किस डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना ये वाला, क्योंकि रस्सी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए मैं पहले लगाऊंगा T2 माइनस mg/2। ये किसके बराबर आएगा अपना, इसका सिलेंडर का मास कितना है m/2 और साथ में इसका एक्सीलरेशन किसके बराबर है, देखिए a जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और a2 जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप क्या लिखोगे a माइनस a2। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई अपनी 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, 5 है, इनकी हेल्प से क्या आप T1, T2 और अपना A1, A2, A3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो दोस्तों यहाँ पर हम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताइए आर एल्फा 1 है, ये किसके बराबर आप लिख सकते हो, आप कहोगे आर एल्फा 1 है, मैं इसको A1 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से आर एल्फा 2 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो A2 के बराबर, लिख सकते हो ना। अब क्या हम इक्वेशन 1+4 कर दें, 1+4 करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास mg माइनस ma1/2 और इधर वाली साइड आ जाएगा अपना ma प्लस a1 आ जाएगा। दोनों साइड है, हम m को कॉमन लेके काटेंगे तो अपने पास में क्या रहेगा, सिर्फ इतना ही रहेगा। ठीक है, अब a1 को भी मैं इधर वाली साइड ले आता हूँ, इधर वाली साइड लेकर आऊँगा और इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, g इक्वल्स टू a प्लस ये साथ में आ जाएगा a1 प्लस a1/2 यानी कि 3a1/2, तो ये अपना कुछ ऐसा आ गया। इसको हम बोल देते हैं, कोई भी इक्वेशन बोल दीजिए, 6 बोल दीजिएगा। ओके, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 3 एंड 5 करते हैं। 3 एंड 5 करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया mg, ये आ गया ma2/4 माइनस ऑफ mg/2 इक्वल्स टू ये अपना हो गया m/2 और साथ में आ गया a माइनस a2। कोई दिक्कत नहीं है, जो करता है वो काटते हैं, तो m/2 है वो बोथ साइड कॉमन आगे कट जाएगा, m/2 है उसको कॉमन लेकर काटते हैं, तो यहाँ पर बचेगा m/2 बचेगा, m/2 यानी सॉरी a2/2 बचेगा ना। इस 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास फाइनली क्या आएगा, फाइनली अपने पास में आ जाएगा यहाँ से a2 माइनस 2g इक्वल्स टू 2a माइनस a2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या करेंगे, यहाँ से a2 और माइनस ऑफ 2a प्लस 2a2 इक्वल्स टू 2g। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 3a2 माइनस 2a इक्वल्स टू 2g। ये अपना हो गया इक्वेशन 7 हो गई। अब फिर से जरा इक्वेशन 2 को देखिए और मैं इसको एक एग्जांपल से फिर से समझाता हूँ। ये हमारी कोई पुली है जो कि फिक्स है और इसके एक साइड हमारा जो मास m लटक रहा है और दूसरी साइड हमारा जो मास है वो m/2 है। अगर m मास वाली साइड है किसी a एक्सीलरेशन से आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक अपना m/2 मास है वो जा रहा है a एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पुली के ऊपर से जो रस्सी सरक रही है वो किस एक्सीलरेशन से जाएगी, आप कहेंगे a एक्सीलरेशन से ही तो जाएगी। और ऐसा क्यों, क्योंकि टॉर्क है वो टेंशन फोर्स ही तो अप्लाई कर रहा है, जितना टेंशन फोर्स इधर लग रहा है और जो टेंशन फोर्स इधर लग रहा है दोनों का डिफरेंस ही तो यहाँ अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो आर एल्फा है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे a के बराबर होगा, क्योंकि वही तो रस्सी सरक कर इस ब्लॉक बी को यानी कि जो सिलेंडर बी है उसको घुमा रही है ना। तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो इक्वेशन 2 है उसके अंदर जो आर एल्फा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने ए बोल दिया। अब जरा हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 3 है वहां से T1 और T2 की वैल्यू अगर रखें तो अपने पास में 2 में क्या आ जाता है, तो आप देखोगे अपने पास में आ जाएगा ma1/2 माइनस ऑफ अपना आ गया ma2/4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ma/2। तो बोथ साइड है m/2 है उसको कॉमन लेके कट करते हैं, कट करेंगे तो अपने पास में यहाँ क्या आ जाएगा a2/2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये 2 है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अपने पास में इक्वेशन क्या बनी, हमारे पास इक्वेशन आ गई 2a1 माइनस a2 इक्वल्स टू 2a, ये एक अपना इक्वेशन 8 आ गई। ठीक है ना। इन इक्वेशन 6, 7 और 8 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आप लिखोगे तो कुछ ऐसी आ जाएगी।
तो यहाँ से अगर यहाँ पर इस इक्वेशन को यानी 6 इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करके अगर 7 में से घटा देते हो तो अपने पास में a की वैल्यू आ जाएगी और वो किसके बराबर आ जाएगी आपको सोल्व करके देखिएगा g/6 के बराबर। हमारी जो a1 की वैल्यू आ जाएगी 5g/9 आ जाएगी। इसी प्रकार से हमारे जो a2 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 7g/9। ठीक है ना? तो इन इक्वेशन को तो आप सोल्व कर ही सकते हो। ओके, फिर भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कभी और वीडियो बनाकर उसको डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है जो कि फिक्स है, ठीक है, और क्षैतिज के साथ में एंगल बना रहा है थीटा। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई एक सिलेंडर रखा है जिसका मास है कैपिटल एम और उसकी रेडियस है आर। रस्सी के द्वारा ये सिलेंडर है लटका हुआ है दूसरी साइड किसी एक ब्लॉक जिसका मास है कैपिटल एम। यहाँ हमें जो पुली दे रखी है उस पुली का जो मास है वो दे रखा है 0 यानी कि मासलेस है। दूसरा क्या है कि जो जो पुली है, पुली की जो सरफेस है वो क्या है फ्रिक्शन लेस है, घर्षण रहित है। तो जब हमारी पुली है वो घर्षण रहित है तो हम क्या जानते हैं कि पुली के साइड दोनों दोनों साइड जो हमने जो रस्सी ले रखी है उसमें जो टेंशन फोर्स होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर हमसे कहा गया है कि हमारा जो सिलेंडर है और जो ब्लॉक है उसके एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होंगे, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करोगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक है उसका मास m है तो एक mg फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इस mg फोर्स की वजह से मान लेते हैं इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो सिलेंडर है उस पर भी मास m है तो यहाँ पर भी लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट बनाएंगे तो एक तो कंपोनेंट बनेगा अपना इस डायरेक्शन में और एक बनेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आएगा अपना mg cos थीटा एंड इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा। मान लेते हैं हमारा जो सिलेंडर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, रोटेट करेगा ना तो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो किसी A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, लुढ़क रहा है ना। इसी प्रकार से हमारा जो ब्लॉक M है वो किसी A2 एक्सेलरेशन से जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर अपना रोटेशन मोशन है वो किस प्रकार से होता है सिलेंडर का, फिर उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर ट्रांजैक्शन मोशन है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ किस तरह का मोशन हो रहा है उसको देखने के लिए सबसे पहले इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा जो सिलेंडर और हमारा जो ब्लॉक है उनकी फ्री बॉडी डायग्राम है। तो यहाँ हमारा जो ब्लॉक एम है वो सिर्फ ट्रांजेक्शनल मोशन कर रहा है और वो भी कौन सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, हम जानते हैं ट्रांजेक्शन मोशन के अंदर हमारा जो एफ नेट है वो बराबर होता है उस ऑब्जेक्ट का मास और उसके सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन यानी कि ma2 के बराबर। तो यहाँ पर एफ नेट क्या लग रहा है आप कहोगे mg माइनस टी इक्वल्स टू ma2। तो ये अपना आ गया इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, अब जरा बात करते हैं हमारा जो सिलेंडर है उसके लिए। तो इसको जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर अगर हमारा सिलेंडर ना होता और कोई एक ब्लॉक लगा होता, यहाँ पर एक ब्लॉक लगा होता जिसका मास है m और अपना पुली के द्वारा ये दूसरी साइड किसी दूसरे मास m के साथ लटक रहा होता। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मोशन है वो किस तरह से होता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर अगर mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो यहाँ पर अगर इस वाले ब्लॉक का ए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पर जो दूसरा ब्लॉक जो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है वो भी ए एक्सेलरेशन से जाता अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। परंतु दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में हमें कोई ब्लॉक तो दे नहीं रखा, हमें क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ एक सिलेंडर। ठीक है, और सिलेंडर दे रखा और उसके ऊपर भी रस्सी लपेटी हुई है। तो यहाँ पर एक तो यहाँ A2 एक्सेलरेशन लग रहा है, किसकी वजह से, यहाँ अपना जो m मास का ब्लॉक है उसकी वजह से, जिसकी वजह से सिलेंडर पर रस्सी है वो किस तरफ खींच रही है इधर वाली डायरेक्शन में। तो एक तो इधर वाली डायरेक्शन में इस खिंचाव आएगा और एक उसका खुद का वेट आएगा। तो उसकी वजह से हमारा ये गोला है रोटेशन प्लस ट्रांजेक्शनल दोनों तरह के मोशन करेगा करेगा ना। तो इसके लिए हमारे पास में दो तरह की इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन कौन सी है, मान लेते हैं इसके ट्रांजेक्शन मोशन के लिए। तो ट्रांजेक्शन मोशन के लिए इस पर एफ नेट कितना लग रहा है, एफ नेट इक्वल्स टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये सिलेंडर है उस पर कितने एक्सेलरेशन लग रहे हैं, एक तो A1 लग रहा है अपना इस डायरेक्शन में और A2 लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में आएगा A1 माइनस A2 और एफ नेट कौन सा लग रहा है, तो एफ नेट लग रहा है अपना mg साइन थीटा माइनस टेंशन t इक्वल्स टू m A1 माइनस A2। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2। अब जरा बात करते हैं इसके रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, या सॉरी रोटेशनल मोशन है उसकी इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर रोटेशन एक्सिस कौन सा है, आप कहेंगे इसका रोटेशन एक्सिस है वो ये है। ठीक है, तो टॉर्क किसके बराबर होगा, टॉर्क बराबर अपना आएगा आई एल्फा के, टॉर्क इक्वल्स टू आई एल्फा। तो यहाँ जरा वैल्यू पुट कीजिए क्या होगा, एमजी की वजह से क्या, एमजी साइन थीटा की वजह से क्या कोई टॉर्क लगेगा, आप कहेंगे नहीं लगेगा क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर दूरी है वो 0 है रोटेशन एक्सिस से, प्लस अपना टेंशन फोर्स टी है उसके लिए क्या होगा, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर दूरी तो आर है
तो टेंशन टी की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो टी आर हो जाएगा इक्वल्स टू आई एल्फा। अब सिलेंडर के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे एम आर स्केयर बाई टू इक्वल्स टू एल्फा। ठीक है, एम जी साइन थीटा को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म है ये तो जीरो आई जाएगी। आर है वो बोथ साइड कॉमन लेके काट देंगे। ठीक है, तो टी की वैल्यू अपने पास में आ गई एम आर बाई टू और साथ में आ गया एल्फा। अब जरा मुझे बताइए यहाँ पर जो ये आर एल्फा है ये किसके बराबर होगा, किसकी वजह से आ रहा है, ये इसके रोटेशन की वजह से ही तो आ रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, हमारा ए वन के बराबर होगा, होगा ना। तो इसको भी थोड़ा सा और शॉर्ट करके लिखेंगे तो ये अपना बराबर आ जाएगा एम ए वन, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 3। तो दोस्तों यहाँ से हमारा ए वन और ए टू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 3 करते हैं और साथ में क्या करेंगे अपना 3 प्लस 1 करेंगे। तो उससे क्या होगा, सॉरी 2 प्लस 3 करते हैं, 2 प्लस 3 करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एम जी साइन थीटा माइनस यहाँ पर आ जाएगा एम ए वन बाई टू और साथ में क्या आ जाएगा एम ए वन माइनस ए टू। बोथ साइड है एम को कॉमन लेके काटेंगे अपने, ये एम को कॉमन लेके काट दिया अपनों, ठीक है। और थोड़ा सा और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा इक्वल्स टू यहाँ ए वन प्लस ए वन बाई टू माइनस ऑफ ए टू। तो यहाँ भी टू को कॉमन लेके सोल्व करेंगे तो टू यहाँ पर अपना आ गया 3a1 माइनस 2a2, ये आ गया 3a1 माइनस 2a2 और साथ में इधर आ गया 2g साइन थीटा। ठीक है ना। इसी प्रकार से 3 और 1 से अपने पास में क्या आ जाएगा, 3 एंड 1 से अपने पास में आ जाएगा एम जी माइनस ऑफ एम ए वन बाई टू इक्वल्स टू एम ए टू। तो बोथ साइड है एम को कॉमन लेके जब हम कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जी इक्वल्स टू ए वन बाई टू प्लस ए टू। तो यहाँ पर भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कुछ ऐसा आ जाएगा। अब क्या हम इक्वेशन ये वाली है इसको बोल देते हैं इक्वेशन 4 एंड इसको बोल देते हैं इक्वेशन 5। जब 4 एंड 5 को आपस में ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 2g साइन थीटा प्लस 2g इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3a1। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2g 1 प्लस साइन थीटा बाई 3। दोस्तों इस a1 की वैल्यू जब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपके पास में a2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जिसे आप खुद से सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी प्रॉब्लम के साथ हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।